अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग सब सोच रहे होंगे कि इंडिया आने के बाद मैं एकदम से गायब हो गई। मैंने कोई वीडियो नहीं डाली, कुछ नहीं डाला। तो यकीन मानिए मैंने काफ़ी सारी शूटिंग्स की थी। ओमान टू इंडिया वाला भी मैंने वीडियो शूट किया था, मगर हालात ऐसे हो गए तो मैं अपलोड ही नहीं कर पाई मैं। और मैं इंडिया जब आ रही थी उसके एक हफ्ते पहले से एक्चुअली मेरे जो डैडी है उनकी तबीयत खराब ही चल रही थी। तो बस फीवर आ रहा था। तो हमने सोचा नॉर्मल बारिश का मौसम है इंडिया में, तो डेंगू या टाइफाइड वगैरह कुछ होगा। तो बुखार आ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है, वैसा था सीन। फिर एक दिन वो अचानक से कोलैप्स हो गए। तब मैं ओमान में ही थी, मैं इंडिया नहीं आई थी। फिर हमने इमरजेंसी बेसिस में उन्हें जो भी लोकल हॉस्पिटल था वो टाइम पे अवेलेबल, वहाँ पे मम्मी लेके गए डैडी को और डैडी को एडमिट करवा दिया था। फिर मैं जब 5th को यहाँ पे लैंड की हूँ मॉर्निंग में, तो इवनिंग में मैं डैडी के पास चली गई थी एंड ही वॉज लाइक क्वाइट नॉर्मल एट दैट टाइम। फीवर था उनको कंटिन्यू, आ रहा था, जा रहा था। वो कुछ खा नहीं पा रहे थे अच्छे से। उनकी डाइट बहुत कम हो गई थी, लाइक एक दो निवाला ही खा रहे थे खाना, और कुछ नहीं खा पा रहे थे वो। ये प्रॉब्लम हो गई थी। फिर काफ़ी टेस्ट हो रहे थे वहाँ पे भी उनके, कि लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था। इतने सारे टेस्ट किए थे वहाँ पे, तो मगर सारे टेस्ट जो थे वो नेगेटिव आ रहे थे। तो डॉक्टर्स को भी नहीं समझ में आ रहा था एग्जैक्टली क्या है। फिर 2-3 दिन बीतने के बाद में जब मैंने हॉस्पिटल में बिताया, तो मैंने वहाँ पे फिर एक सीनियर डॉक्टर से बात किया कि क्या एग्जैक्टली चल रहा है, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फीवर तो कंटिन्यू है ही उनका। तब उन्होंने, सीनियर डॉक्टर ने बोला कि ये माइट भी एक इन्फेक्शन हो सकता है, और हमारे पास में कोई इन्फेक्शन का डॉक्टर स्पेशलिस्ट यहाँ पे है नहीं अवेलेबल। और जैसे मेरे मॉम डैड अभी रिसेंटली विरार में रह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे इस साइड में कोई प्रॉपर इन्फेक्शन डॉक्टर आएगा भी नहीं, तो इट्स बेटर कि आप प्रॉपर बॉम्बे में शिफ्ट करवा लीजिए आपके डैडी को हॉस्पिटल में, और कोई बड़े हॉस्पिटल में लेके जाइए। तो फिर उस दिन डिसीजन लिया मैंने और मेरे भाई ने। जैसे कि अगर आप मेरे पुराने फॉलोवर्स हो तो आपको पता होगा कि मेरा भाई भी यहाँ पे नहीं है इंडिया में। वो अपने फर्दर स्टडीज के लिए गया हुआ है यूएस। तो भाई और मैंने डिस्कस किया और उनको तुरंत ही प्रॉपर जो मुंबई में हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, वहाँ पे शिफ्ट करवा दिया। फिर वहाँ पे भी काफी टेस्ट करवाए, तो वो लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा था कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। उनके बॉडी पे ना रैशेस शुरू हो गए थे आना, मुंह पे, लिप्स पे पूरे अल्सर्स हो गए थे, उनको स्वॉलो करने में तकलीफ हो रही थी। और धीरे धीरे एक आई भी रेड होने शुरू हो गई थी। कुछ समझ में नहीं आता था एग्जैक्टली क्या हो रहा है। डॉक्टर सिर्फ ये बोल रहे थे कि ये ऐसे कुछ लग रहा है कि इनको जो इम्यून सिस्टम है वो उनके अगेंस्ट में हो रहा है। तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था। आप समझ सकते हो, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा और आप देख रहे हो कि आपका कोई पेरेंट है वो इतनी तकलीफ में है, तो मैं भी एकदम ब्लैंक थी। काफी रिसर्च करने के बाद में तो उसमें भी कुछ नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली उन्हें। तो डॉक्टर्स भी वही बोल रहे थे, हम क्या मेडिसिन थे उनको ट्रीटमेंट करने के लिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं उनको एग्जैक्टली क्या है। तो फिर फाइनली उनका एक यहाँ पे नेक के पीछे उनको गांठ हुई हुई थी, जो काफी टाइम से तो नहीं बोलूंगी, मंथ्स, 1-2 मंथ से थी शायद। तो जब वो विरार वाले हॉस्पिटल में एडमिटेड थे, तो डॉक्टर्स ने कहा कि वो शायद कोई कफ की गांठ हो सकती है, वो निकालते हैं। और अगर वो निकालेंगे तो शायद उनको ठीक हो जाएगा, ये वो शायद इन्फेक्शन की गांठ है। तो हमने क्या किया, वो डॉक्टर्स ने भी, अभी पता नहीं अल्लाह की जो मर्जी थी, डॉक्टर्स ने विदाउट बायोप्सी वो गांठ को निकाल दी। तो उसके बाद में उनकी तबीयत और बिगड़ती गई। तो बायोप्सी का रिपोर्ट्स भी जब हमने करवाया था फर्स्ट टाइम, तो सब नेगेटिव था उनका। कैंसर भी नेगेटिव था, टीबी भी नेगेटिव था उनका।
फिर जब मैंने ये प्रॉपर जो मुंबई में है यहाँ पे हमने शिफ्ट किए हॉस्पिटल में, तो यहाँ पे डॉक्टर्स ने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप वो जो बायोप्सी की जो ब्लॉक होती है वो लैब से मंगवाइए। तो फिर वो हमने अरेंज करवाई, जहाँ पे हमने जो हॉस्पिटल वाले लोग ने जो लैब में भेजा था वहाँ पे, वो लैब से हमने अरेंज करवाई वो ब्लॉक। तो फिर हमने फिर यहाँ पे हॉस्पिटल में सबमिट की वो चीज़ को। तो जब ये हॉस्पिटल वालों ने स्लाइड्स बनवा के वो टेस्ट रन किए फिर उसमें फाइनली पता चला कि डैडी को ब्लड कैंसर था, लाइपोमा टी सेल। ये बहुत ही रेयर कैंसर होता है और बहुत ही हाइपर होता है। और जब हमने फिर ये बायोप्सी की जो रिपोर्ट्स आई, उसके 2 दिन बाद हमने पेट स्कैन किया, और वो पेट स्कैन में पता चला कि का पूरी बॉडी में स्प्रेड हो चुका था। ये उनके लिवर, किडनी, सारी जगह पे स्प्रेड हो चुका था, और स्टेज 4 था वो। तो फिर हमने उनकी बोन मैरो बायोप्सी भी करवाई, उसकी तो रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आई है। वो रिपोर्ट को ही 12 दिन लगते हैं आने के लिए। फिर ऐसा हुआ कि जो ब्लड कैंसर का डॉक्टर था वो हॉस्पिटल में, वो उसका लास्ट डे था जब हमें पता चला कि डैडी को ब्लड कैंसर है। वो ही डॉक्टर उस हॉस्पिटल में उसका लास्ट डे था, और जो न्यू डॉक्टर था वो जुलाई में ज्वाइन होने वाला था। तो जो आईसीयू का डॉक्टर था उसने हमें सजेस्ट किया कि आप एक काम कीजिए, ये जो डॉक्टर जो हॉस्पिटल में जा रहा है, आप वही हॉस्पिटल में आपके डैडी को भी शिफ्ट करा दीजिए, क्योंकि इनको अभी थोड़ी बहुत हिस्ट्री पता है और मैं भी उनसे कोऑर्डिनेट कर लूंगा, तो आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा न्यू डॉक्टर के पास में। और उनकी हालत भी बहुत क्रिटिकल थी वो सिचुएशन में, उनको ब्रीदिंग में कंटिन्यूस प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर हमारे पास में अभी ऑप्शन भी नहीं था कोई कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, कोई न्यू डॉक्टर्स ढूंढने के लिए। तो हमें वही लगा बेटर कि ठीक है, ये डॉक्टर वो हॉस्पिटल में जा रहा है, इसे थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी पता है, और ही वॉज वन ऑफ द गुड सर्जन्स। तो हमने फिर वो ऑप्शन चूज किया कि ठीक है, हम ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा के हम दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं। तो फिर हमने वही किया, हमने दूसरे हॉस्पिटल में गए। फिर 2 दिन ठीक थे डैडी वहाँ पे। फिर डॉक्टर्स भी बोल रहे थे कि ठीक है, अभी थोड़े स्टेबल लग रहे हैं, तो हम उन्हें रूम में शिफ्ट करते हैं। डैडी को जब हम न्यू हॉस्पिटल में लेके जा रहे थे तब हमने बता दिया था उन्हें क्या बीमारी है, क्योंकि अब तक नहीं बताया था हमने, क्योंकि पता ही नहीं था एक्चुअली हमें कि क्या बीमारी है। तो जब हमें पता चला तो हम सब पूरी फैमिली शॉक में थी, और हमको खुद को भी उतनी हिम्मत लानी थी कि हम डैडी को बता सके, क्योंकि मेरे डैडी हमेशा से इतने स्ट्रांग रहे हैं माशाल्लाह, इतने जॉली रहे हैं ना, मतलब मुझे नहीं लगता कि उनका कोई दुश्मन होगा। और हमेशा लोगों को हंसाना, जो भी उनके इर्द गिर्द है उनको बस खुश रखना। तो डॉक्टर और मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, ये एकदम तो ठीक नहीं होंगे। तो मगर आईसीयू में भी मतलब उनका ऐसा कंडीशन था कि आईसीयू भी उनको रिक्वायर्ड नहीं था वो टाइम पे, और मगर डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि इनको केमोथेरेपी लगेगी, उसके बिना ये नहीं ठीक हो पाएंगे। तो फिर मेरे डैडी ने को जब बताया कि नहीं आपको केमो लगेगा, उनको अब तक ऐसे लग रहा था कि नहीं मैं कुछ मेडिसिन खा लूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मगर वैसा सिचुएशन नहीं था, क्योंकि वो इंटरनली काफी स्प्रेड हो चुका था। फिर डैडी ने 2 दिन जिद की कि नहीं, मैं कीमो नहीं कराऊंगा। फिर डॉक्टर्स ने कहा कि ठीक है, अभी तो फिलहाल वो स्टेबल है, तो हम इन्हें नॉर्मल रूम में शिफ्ट करते हैं।
तो जिस दिन हम उन्हें नॉर्मल रूम में शिफ्ट करने वाले थे, उसी दिन रात को उनकी सांसें कम होने लगी। आई गेस अल्लाह ने उनकी जो तकलीफ है आसान कर दी, कि उन्हें और दुख नहीं देना था। वो सब जो कीमो के बाद होता है बॉडी में, इंसान को कितनी तकलीफ होती है, अल्लाह ने वो सब चीज से बचा दी। तो अचानक से उनकी सांसें कम होने लगी। फिर तो डॉक्टर ने कहा कि हमें हाई प्रेशर ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा उन्हें। तो मैंने कहा ठीक है, आप लगवा दीजिए। फिर कुछ घंटे बाद मुझे कॉल आता है, बोलते हैं कि वो भी नहीं इफेक्ट कर रहा है, हमें वेंटिलेटर लगाना पड़ेगा। तो मैंने काफ़ी अपने फैमिली हिस्ट्री में सुना है, काफ़ी लोगों से कहते हुए सुना है कि इंसान को वेंटिलेटर नहीं जाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। मगर एक औलाद को कितनी बड़ी हिम्मत चाहिए एक डॉक्टर को कहने के लिए कि नहीं, मेरे माँ बाप को आप वेंटिलेटर पे नहीं लगाइए। मुझ में उतनी हिम्मत नहीं थी वो टाइम पे। मैंने डॉक्टर को बोला ठीक है, आप लगवा दीजिए उनको वेंटिलेटर। तो फिर उनको वेंटिलेटर लगा आधी रात को बीच में। फिर थोड़ी देर बाद मुझे कॉल आता है कि उनके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़ेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, करवा दीजिए। फिर मेरे को थोड़ी देर बाद कॉल आता है, बोलते हैं कि वो जब ये नए हॉस्पिटल में शिफ्ट हुए थे विरार से, तो क्योंकि विरार में भी अब जो मेडिसिन वगैरह लगाते हो सिरिंज यहाँ पे, वो काफी टाइम से थी उनको, 10-15 दिन हो गए थे। तो यहाँ पे जब आए थे दूसरे हॉस्पिटल में, तो उन्होंने यहाँ पे उनको लगाया था, जहाँ से आप वो ब्लड सैंपल्स ले सके और मेडिसिन भी इधर से डाले। अब ये वाले बोल रहे हैं कि हम बीच में से वापस से डालेंगे। वो ऑलरेडी इतने तकलीफ में थे, अब पता नहीं डॉक्टर्स क्या करना चाह रहे थे या क्या था, पता नहीं। तो हमने कहा कि ठीक है, अगर नहीं वो वर्क कर रहा है तो आप इधर से डलवा दीजिए। तो फिर उन लोगों ने इधर से डलवाया। फिर अचानक से दोपहर के वक्त करीबन 2 बजे के करीब बोल रहे कि बिल्कुल भी नहीं ले पा रहे हैं। तो कुछ कर रहे थे, हमें अंदर भी नहीं जाने दिया वो लोगों ने। फिर बाद में बुला के कहते हैं कि ही इज नो मोर। तो मैं, जो भी बुजुर्ग लोग हैं, मैं समझती हूँ, जो मतलब हमारे जो माँ बाप टाइप होते हैं ना, जो एज वाले, वो लोगों को इतना नहीं होता है। ये लोग बहुत ही निगलेक्टेड होते हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी सारे माँ बापों से कि प्लीज आप अगर बीमार पड़ रहे हो या आपकी बॉडी आपको कुछ सिग्नल्स दे रही है, तो प्लीज आप अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, अपने आप को दिखाइए। मेरे डैडी को एक्चुअली, फिर मैंने काफी रिसेंटली अभी रिसर्च किया है, तब तो हिम्मत ही नहीं थी, तब तो कुछ समझ में ही नहीं आया। फिर जब उनको जो टाइप का कैंसर था, उस बारे में मैंने काफी रिसर्च की। फिर मुझे पता चला कि बॉडी आपके काफी साल से आपको सिग्नल्स देती है, मगर आप बस इग्नोर करते हो। उनको जो टाइप ऑफ कैंसर था वो लाइपोमा टी सेल था। तो उसमें क्या होता है, आपको यहाँ पे आर्म पिट के यहाँ पे या गर्दन पे या यहाँ पे चेस्ट के यहाँ पे आपको लंप आएगा और वो इंक्रीज होते जाएगा ग्रेजुअली, और वो पेनफुल नहीं होगा। तो जब मेरे डैडी को करीबन मुझे लगता है 4 से 5 साल पहले यहाँ पे एक लंप आया था, काफी छोटा सा था, वो ग्रेजुअली काफी बड़ा होते गया। तो हम बहुत पीछे लगते थे उनके कि आप अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। और जैसे कि मैं यहाँ पे नहीं रहती हूँ,
तो इतना ध्यान भी नहीं दे पाए उन पे एक्चुअली बोले तो। और इस बात का मुझे काफी रिग्रेट रहेगा जिंदगी भर। कि मुझे उनको काफी फोर्स करना चाहिए था कि आप अच्छे डॉक्टर के पास में जाइए। उन्होंने काफी डॉक्टर्स को दिखाया था, ऐसी बात नहीं है, मगर वो डॉक्टर्स ने कहा था कि ये कुछ टेंशन की बात नहीं है, ये दर्द नहीं हो रहा है, तो ये चर्बी की गांठ होगी। बट वो चर्बी की गांठ नहीं थी, वो फर्स्ट साइन था उनकी बॉडी से, जो पहले यहाँ पे गांठ आई और फिर यहाँ पे गांठ आई। फिर उनके बॉडी में, फुल बॉडी में, जैसे हमें चिकन पॉक्स होता है ना, वैसे बॉयल्स आए बड़े बड़े। तो वो गर्मी के टाइम पे आए उनको, तो उनको लगा कि गर्मी के दाने होंगे, तो वो उन्होंने इग्नोर किया वो टाइम पे। मेरी मम्मी कितना बोलते रहे उनको कि जाओ आप अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, तो नहीं, मगर वो कभी भी इस मामले में बहुत ही जिद्दी थे। कभी भी अगर उनको बोलो ना अच्छे डॉक्टर के पास में जाइए, तो उनको ऐसे लगता था वो सब बस लूटेंगे। तो ऐसा नहीं कीजिए। अगर आप मेरे मॉम डैड के एज में हो और अगर आप भी वीडियो देख रहे हो, क्योंकि अगर आप अच्छे रहेंगे तो आपके बच्चे भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्लीज। फिर जब हमें पता चला तो काफी देर हो चुकी थी, हम कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वो काफी सालों से था उनको, और पता ही नहीं चला। ही वॉज वेरी नॉर्मल, लाइक बहुत ही नॉर्मल थे वो, कभी भी ऐसे कुछ तकलीफ नहीं, बस वो गांठ आती गई, वो इग्नोर करते गए, वो रैशेज आए बॉडी में, बॉइल्स आए बॉडी में, उन्होंने इग्नोर किया। जब एकदम ही उनकी बॉडी जब नहीं ले पाई वो चीज, तब वो बेड पे पड़े, और बस एक 15 से 20 डेज ही वो बहुत बीमार थे। उसमें मतलब बस फीवर आ रहा था उनको। तो आप प्लीज, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप अपनी बॉडी को इतनी लीनियंटली नहीं लीजिए। आपकी तबीयत अगर खराब हो रही है, अगर आपको कोई गांठ आ रही है बॉडी में जो आपको पहले नहीं थी, प्लीज एक अच्छे डॉक्टर के पास में जाइए और अपने आप को चेकअप करवाइए, रेगुलरली ब्लड टेस्ट करवाइए, और अपना बहुत ख्याल रखिए। ये जो फेज है, आप सबको पता है, मैं वेकेशन पे आई हूँ, और अल्लाह से बहुत थैंक यू है कि एटलीस्ट मैं कुछ टाइम मेरे डैडी के साथ में स्पेंड किया। मैंने काफी ट्राई किया कि उन्हें घर ले जाऊं वापस, मगर मैं वो नहीं कर पाई। अभी जहां भी है वो सुकून में है। आप सब उनकी मगफिरत के लिए दुआ करना। अल्लाह हाफिज।